हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शारदा अपने बेटे विनोद की शादी करवाती है। शारदा की बहू रिंकू गांव की थी लेकिन पढ़ी लिखी थी। शारदा ने अपने बेटे की शादी गांव में इसलिए की क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बहू घर के काम करे और घर में रहे, और शहर की बहुएं ऐसी होती नहीं है शारदा की नजरों में। शारदा, मैं तो तेरे फैसले से बड़ी खुश हूँ। तूने गांव की लड़की को अपने घर की बहू बनाया है। ये फैसला एकदम सही था। हाँ, ये तो है। मैंने तो तेरी शहर की बहुओं को देखकर कान ही पकड़ लिए कि नहीं बाबा, अब तो गांव की भोली भाली और गवार बहू ही लाऊंगी, लेकिन विमला की बहू की तरह शहर की औरत नहीं। अरे मेरी बहू के बारे में मैं तुझे क्या कहूँ, उन्होंने तो मेरी नाक में दम करके रखा है। पूरे दिन किचकिच करती रहती है और पैसे तो ऐसे उड़ाती है जैसे कि अंबानी की बेटी हो। यही सब सोच समझ कर तो मैंने अपने बेटे की शादी गांव की एक लड़की से की है। कम से कम घर की इज्जत, संस्कार और जिम्मेदारियां तो समझेगी ना। मैं तो सच में बहुत पछता रही हूँ शहर की लड़की को अपनी बहू बनाकर। शारदा और विमला ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी शारदा की बहू रिंकू अपनी सास और पड़ोसन विमला के लिए चाय बनाकर लाती है। अरे क्या बात है शारदा, तेरी बहू तो बड़ी ही संस्कारी है, बिना कहे ही चाय ले आई। शारदा, तूने जरूर कुछ अच्छे पुण्य किए हैं, तभी तो तुझे ऐसी बहू मिली है। पता नहीं, अभी तो इसकी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, आगे भी ऐसी रहे तब ना। हाँ ये भी है। चल अब मैं चलती हूँ, घर में देखूं मेरी बहू क्या निहाल कर रही है। कुछ देर नहीं रहती हूँ घर में तो पूरे महाभारत ही शुरू कर देती है। विमला के जाने के बाद ही विनोद अपनी दुकान से घर आता है। क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रहा है? दुकान पर कौन है? अरे छोटू को बिठा कर आया हूँ, फोन यही रह गया था मेरा, वही लेने आया था। सुनिए जी, चाय लेते जाइए, अभी ही बनाई है। हाँ दे दो, और हाँ माँ का खाना दुकान पर ही दे जाना, मैं थोड़ा बिजी हूँ। रिंकू घर के कामों में लग जाती है और शारदा फोन चलाने लगती है। तभी अचानक शारदा के हाथों से फोन गिर जाता है और उसका टच काम नहीं करता। सत्यानाश, ये क्या हो गया सुबह सुबह? बहू, अरे ओ बहू, जरा देख तो मेरे फोन को क्या हो गया। माँ जी, ये तो खराब हो गया, बिना रिपेयर के ठीक नहीं होगा। अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं इसे ठीक करवाने के लिए? रहने दे, इसे ऐसे ही पड़ा रहेगा। वैसे भी विनोद सारा दिन अपने राशन की दुकान पर बैठकर इतना नहीं कमा पाता कि वो मेरे इस टूटे हुए फोन को ठीक करवा पाए। अब रिंकू अपने कामों में लग जाती है, लेकिन वो काम करते हुए देखती है उसकी सास अपने टूटे हुए फोन को उलट पुलट कर देख रही है। माँ जी कैसे पूरे दिन भजन देखती रहती थी, लेकिन उनका फोन जब से गिरा है वो तो एकदम उदास सी हो गई हैं। कुछ तो करना पड़ेगा। बहू, काम हो जाए तो थोड़ा आराम कर लियो। मैं जरा विमला के घर से घूम कर आऊं, बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। जी माँ जी, बस हो ही गया घर का काम भी। ऐसे ही अब देर रात करीब 12 बजे रिंकू सबको खाना खिलाने के बाद बर्तन धोकर किचन का सारा काम करके फ्री होती है और अपने अलमारी से मोबाइल रिपेयरिंग का सामान निकालकर हॉल में अपनी सास का फोन लेकर बैठ जाती है। माँ जी का फोन तो ठीक करके ही रहूंगी। वैसे भी रोहन ने मुझे इतना काम तो सिखा ही दिया है कि मैं खराब से खराब फोन को ठीक कर दूं। बहू, उठ गई तू? चाय बना है तो चाय पिला दे। हाँ माँ जी, बस होने ही वाली है चाय। माँ जी ये लीजिए, आपका फोन ठीक हो गया। बहू, लेकिन इसे ठीक करने के पैसे तेरे पास कहाँ से आए? माँ जी, इसे मैंने खुद ठीक किया है। आप तो जानती हैं, मेरे छोटे भाई की गांव में मोबाइल रिपेयर की दुकान है, तो मुझे इसकी थोड़ी बहुत जानकारी है। अरे वाह बहू, क्या बात है, कमाल कर दिया तूने, मेरा फोन ठीक हो गया। अरे दोनों सास बहू में क्या बातें चल रही है, जरा मुझे भी तो पता चले। अरे विमला, तुझे पता है मेरी बहू को फोन का काम भी आता है। ये देख, मेरा फोन कल गिर गया था और फिर बंद हो गया था, लेकिन बहू ने इसे पहला सा कर दिया। क्या बात कर रही है तू शारदा, बहू गांव की होने के बाद इतने हुनरमंद है। अरे मेरा तो दिल ही बागबान हो गया सुनकर। शारदा को अपनी बहू के
इस हुनर के बारे में जब पता चला तो वो बहुत खुश होती है। लेकिन अब देर शाम विमला रिंकू के पास अपना टूटा हुआ फोन लेकर आती है। बहू कहाँ है तू? जरा ये मेरा फोन ठीक से चलता नहीं है, कई बार गिर गया है ऊपर से, इसमें से आवाज भी ठीक से नहीं आती। अरे मेरी बहू ठीक कर देगी, तू रख जा, वो अभी काम कर रही है, जब ठीक कर देगी ना तब ले जाइयो। अरे शारदा, यहाँ अपने पूरे मोहल्ले में मोबाइल की एक भी दुकान नहीं है। अब तेरी बहू में इतना हुनर है तो इसे भी विनोद की दुकान पर साथ बैठा दे और उसी में ये फोन ठीक भी करती रहेगी। ये भी ठीक कह रही है तू, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू बाहर काम करे। अरे ये तो इसका हुनर है और तुझे पता भी है इन सब में पैसा भी अच्छा खासा मिलता है। अब अगले दिन रिंकू विमला का फोन भी ठीक कर दे देती है। लेकिन अब धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में ये बात सबको पता चल जाती है कि शारदा की गांव वाली बहू फोन अच्छा और सस्ता ठीक करती है, जिस वजह से मोहल्ले के लोग शारदा की बहू रिंकू से अपना फोन ठीक करवाने लगते हैं। माँ जी, आज तो इतने फोन आए हैं कि मैं पूरे दिन भी फोन ठीक करने बैठूं तो मुझसे फोन ठीक नहीं होगा। तो बहू तू अपना काम कर ले, मैं घर का काम कर लेती हूँ, कम से कम अच्छे खासे पैसे तो आएंगे इससे। रिंकू भी पूरे दिन लगाकर जितने भी फोन आते हैं उन्हें ठीक करती है। लेकिन दूसरी तरफ शारदा को घर का काम करना पड़ता है। वो सब तो ठीक था, लेकिन औरतें जितना भी फोन अपना ठीक करवा कर ले जाती, वो अपने फोन का पैसा नहीं देती। बहू आज कितने पैसे कमाए? लगी तो सुबह से है। माँ जी, वो कांता काकी 100 रुपए दे गई थी, बस वही हुए हैं। बाकी उन्हें तो अपना अपना फोन ठीक करवाया है, लेकिन मुझसे ये कहकर गई हैं कि वो आपको बाद में पैसे देंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, मुझे नहीं लगता ये लोग मुझे कोई पैसे दे जाएंगे। जब फोन ठीक करने के लिए जो सामान आता है वो भी तो हम खरीदते हैं। नहीं नहीं बहू, ऐसे काम नहीं चलेगा। माँ जी, मुझे भी नहीं लगता कि कोई पैसे देकर जाएगा। बल्कि एक आंटी तो ये कह रही थी कि औरतें भी ये काम करने लगी। चलो अच्छा है, कुछ तो फायदा हुआ हमारा। बहू मुझे यही लगता है, औरतों में चाहे लाख गुण हो, उनमें लाख हुनर हो, लेकिन उनकी काबिलियत पर लोगों को हमेशा ही शक होता है। माँ जी, इन 2-3 दिन में सिर्फ 500 रुपए हुए हैं और वो बहुत कम है। माँ जी, इसमें मुझे कोई लाभ नहीं लग रहा है, बल्कि हमारा ही नुकसान है। रिंकू ने 2 से 3 दिन घर में ही मोबाइल रिपेयर किए, मगर उससे कोई मुनाफा नहीं हुआ। औरतें फोन लेकर आती और बिना पैसे दिए ही मोबाइल को ठीक करवा कर ले जाया करती। अरे शारदा, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों लग रही है? आज क्या कोई नया नहीं आया है क्या फोन ठीक कराने के लिए? अरे बहू ने काम करके देख लिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। औरतें तो बिना पैसे दिए ही चली जाती हैं, और अगर वही ये लोग किसी बड़ी दुकान पे फोन ठीक करवाती तो उन्हें तो मुंह मांगी कीमत देती ना। हमारे मोहल्ले में औरतें अगर कोई दुकान चलाए तो वो भी चल नहीं सकती। माँ जी, मुझे लगता है मुझे उनके साथ दुकान पर बैठना चाहिए। फोन मैं ठीक किया करूँगी और पैसों का हिसाब किताब वो रखा करेंगी। ये तरकीब शारदा को भी पसंद आती है, जिसके बाद शारदा अपने बेटे की दुकान में ही मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोल देती है, जिसका हिसाब किताब विनोद रखता। बस मोबाइल ठीक ठाक करने का काम रिंकू घर बैठे बैठे करती। सरला सुबह सुबह पूजा पाठ करके हॉल में भजन लगाकर बैठी होती है। सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन सरला की बहू मधु अभी तक नहीं उठी थी। मेरी बहू को इस घर में आए हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन बहू की ये लेट उठने की आदत अब तक नहीं गई। अब तो सर्दियाँ भी आ चुकी है, अगर ऐसा ही रहा तो मेरी चाय पर भी आफत आ जाएगी। आ रही हूँ माँ जी, इनका भी सुबह सुबह चालू हो जाता है। अरे पूजा पाठ करनी है तो अच्छी बात है, लेकिन सुबह उठकर किसी को उठाना ये कहाँ की अच्छाई है। अपने सास की आवाज सुनकर मधु किचन में आती है और अपनी सास के लिए चाय बनाने लगती है। तभी हॉल में सरला अपनी बहू मधु के पास जाती है और कहती है, बहू सुन, चाय बना ही रही है तो गरम गरम पकौड़े भी बना देती। वो क्या है ना, तू इतना लेट उठती है कि मुझे भूख लग जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, अभी बना देती हूँ आपके लिए चाय पकौड़े। हाँ बहू, और थोड़ा जल्दी बना ले, और मुझे कांता के घर भी जाना है।
एक तो सर्दी, ऊपर से माँ जी की किचकिच। मैं तो परेशान हो गई हूँ, लेकिन जल्दी ही इसका कोई हल निकालना होगा मुझे। मुझसे तो सर्दी में जल्दी उठा ही नहीं जाता है, लेकिन इसका हल भी मेरे पास है। अरे बहू, किससे बात कर रही है? बने नहीं अब तक चाय पकौड़े? अरे हाँ माँ जी, बस हो ही गया। मधु अपना खाना बनाकर बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े सब करती है। उसके बाद सरला अपनी बहू मधु से कहती है, बहू सुन, अब जाकर नहा ले। और हाँ, पानी पहले से ही टंकी में भरा पड़ा है, तो अच्छा होगा तो उसी पानी से नहा ले। नहीं माँ जी, मैं नहाने नहीं वाली हूँ। और आप ऊपर से कह रही हो कि मैं टंकी के ठंडे पानी से नहाऊं? ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा मुझसे। बहू, ना तो पूजा पाठ करती है, ना घर के झाड़ू पोछा के बाद नहाना चाहती है। ऐसे कैसे चलेगा? मुझे कुछ नहीं सुनना। तू नहाए बिना खाना पीना नहीं खाएगी, ना ही बनाएगी। इससे घर में दरिद्रता आती है। अब सरला अपनी बहू को जबरदस्ती नहाने को भेजती है। मधु भी ठंडे पानी से नहाकर कंबल में बैठकर कांप रही होती है। माँ जी को मैं कभी माफ नहीं करूँगी। हे प्रभु, इतनी सर्दी कर दी है, ऊपर से ऐसी सास दी है जो इतनी सर्दी में भी मुझ पर रहम नहीं खा रही है। मधु कंबल में बैठी कांप रही होती है। तभी सरला की पड़ोसन कांता का आना होता है। अरे सरला, तू यहाँ बैठी है? चल बाजार होकर आते हैं, थोड़ी सब्जियाँ लेनी है। हाँ, कह तो तू ठीक रही है, चल चलते हैं, लेकिन उससे पहले चाय पी लेते हैं। लेकिन चाय बनाएगा कौन? तेरी बहू तो सो रही होगी। वैसे भी वो घर का काम करके थक जाती है। चल चलते हैं, हमारा घूमना भी हो जाएगा, आकर चाय भी पी लेंगे। अरे तो क्या हुआ, मेरी बहू चाय नहीं बनाएगी? रुक, मैं अभी कहती हूँ बहू को 2 कप चाय बना दे। अब सरला अपनी बहू को आवाज लगाती है और चाय बनाने को कहती है। मधु, जो कि अभी भी कंबल में बैठी कांप रही होती है, वो अपने कमरे में लगी घड़ी की तरफ देखती है और खुद से कहती है, अभी 3 बज रहे हैं, लेकिन माँ जी को चैन नहीं है। जरूर कांता काकी आई होंगी, उन्हें जब भी चाय पीनी होती है ना, तो यहाँ ही आ जाती है। मधु भी अपनी सास सरला को और कांता को चाय बनाकर देती है और सरला और कांता भी हॉल में बैठी चाय पी रही होती है। तभी मधु, जो कि चाय देकर किचन में जा रही होती है, फिर दौड़कर बाथरूम में जाती है। जा देख कर आ, ठीक तो है ना वो? रुक, देखो जरा ये ऐसे क्यों भागी। अब सरला भी बाथरूम में जाती है और देखती है कि उसकी बहू बाथरूम में उल्टियाँ कर रही होती है। ये देखकर सरला बहुत खुश होती है। बहू, तुझे उल्टियाँ हो रही है? अरे ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। एक तो मुझे उल्टियाँ हो रही हैं और माँ जी इसमें भी खुश हो रही हैं। अरे मेरी फूटी किस्मत, कैसी सास मेरे नसीब में लिखती। बहू तू ठीक तो है, ये ले पानी पी ले। अरे कांता आजा, मेरे गले मिल, मैं दादी बनने वाली हूँ। मेरी बहू को उल्टियाँ हो रही है। माँ जी दादी बनने वाली है और मुझे पता ही नहीं है। कहीं इन्होंने मेरी उल्टियों को सीरियस तो नहीं ले लिया? चलो जो भी है अच्छा है, अब मैं भी कैरेक्टर में आ जाती हूँ। अरे सरला, क्या बात कर रही है तू दादी बनने वाली है? ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। बहू, तूने तो दिल खुश कर दिया। अरे मैं इतनी खुश हूँ, तुझे पता भी है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं दादी बनने वाली हूँ। बहू, अब तुझे ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है और तू कोई भी काम नहीं करेगी, ठीक है ना? क्या बात है, एक उल्टी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब करूँगी मैं सर्दी एंजॉय। कांता, तू बाजार हुआ, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं शाम का खाना बना देती हूँ। ठीक है सरला, अब तुझे अपनी बहू का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना होगा। बहू तुझे आराम कर ले, मैं तेरे लिए सूप बना कर लाती हूँ। सूप हेल्दी होता है। और हाँ, तुझे कुछ भी खाने का मन करे तो तू मुझे कह दियो। माँ जी, अभी तो फिलहाल मुझे चाय के साथ पकोड़े खाने का मन हो रहा है, और शाम के खाने में मटर पनीर मिल जाता तो और भी अच्छा होता। ठीक है बहू, मैं अभी बनाती हूँ। और हाँ, थोड़ा बहुत चल फिर लिया कर ताकि बच्चा एक्टिव रहे। और हाँ, पूजा पाठ तो जरूर करना होगा तुझे। ठीक है माँ जी, मैं झाड़ू पोछा लगा दूंगी, डस्टिंग कर दिया करूंगी। जो घूम घूम कर करने वाले काम होते हैं ना, वो सब कर दूंगी। लेकिन बैठकर पानी का काम मुझसे नहीं होगा, मैं वैसे भी बहुत थक गई हूँ। ठीक है बहू, वो काम तो मैं भी कर दूंगी। अभी जाकर तू आराम कर। और हाँ, ज्यादा टीवी भी देखना इस हालत में ठीक नहीं है बहू। जी ठीक है माँ जी, मैं समझ गई।
अब मधु अपने कमरे में जाती है और खूब नाचती है और खुश भी होती है। अब आराम से मधु टीवी के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सरला अपनी बहू के लिए चाय पकौड़े लेकर आती है। बहू, तुझे कहा ना ज्यादा टीवी देखना इस हालत में सही नहीं, तो तुम क्यों नहीं समझती मेरी बात को? माँ जी, भजन तो चला रखा है, बस थोड़ी देर ही देखूंगी। अरे बहू ठीक है, ये सब भी देखा कर, मन शांत रहेगा और जितना शांत रहेगी उतना ही अच्छा होगा और बच्चे के लिए भी ये सब जरूरी है। मधु अब सर्दियों के दिन में कंबल में आराम से बैठी होती है और सरला घर का सारा काम कर रही होती है। मधु इस बात से बहुत खुश थी कि उसकी सास के दिमाग में एक उल्टी को लेकर उसके प्रेग्नेंट होने का ख्याल आया और मधु ने भी इस बात पर मना नहीं किया और वो सर्दी में प्रेग्नेंट होने का खूब फायदा उठा रही थी। बहू, तुझे कोई काम नहीं है तो तू नहा ले, तब तक मैं घर के काम कर रही हूँ। माँ जी, आज तो कल से भी ज्यादा सर्दी है और नहाना तो मुझसे होगा ही नहीं। आप जानती है ना, इस हालत में मुझे बुखार या जुकाम हुआ तो ये बच्चे के लिए दिक्कत होगी और कुछ नहीं। हाँ ये तो है बहू। चल तो ऐसा कर, तू कपड़े बदल ले, मैं कपड़े धो देती हूँ, लेकिन जब भी तेज धूप होगी तो तू नहा लियो। ठीक है माँ जी, फिलहाल तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे क्या बातें चल रही है दोनों सास बहू में? अरे कांता आ बैठ, बस हो ही गया घर का काम। बहू तू जा आराम कर। सरला काम कर रही होती है, लेकिन कांता ये सब देखकर सरला से कहती है, अरे सरला, तो बहू पर भी क्या इतनी मेहरबानी हुई फिर रही है? मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही है, तेरी बहू अगर पेट से है तो उसके चाल ढाल को देखकर ऐसा कुछ लग क्यों नहीं रहा? अरे अभी कुछ ही महीने पहले तो मेरे बेटे की शादी हुई है और अब बहू प्रेग्नेंट नहीं होगी तो कब होगी? वैसे मुझे टेस्ट भी करवाना है, तब तो सामने आ जाएगा ना। सरला, क्या तुझे सच में लगता है कि तेरी बहू पेट से है? मुझे तो उसमें गर्भवती वाले कोई लक्षण दिख ही नहीं रहे। कह तो तू भी ठीक है, ये तो नॉर्मल ही चलती है, खट्टा तीखा कुछ खाने को भी नहीं मांगती। तू इसका टेस्ट करवा और सच सामने आ जाएगा। सरला कांता की बात मानकर जब अपनी बहू का चेकअप करवाती है तो पता चलता है कि बहू 3 महीने पेट से है। ये सुनकर मधु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन मुझे तो लगा ये सब सच नहीं, लेकिन ये तो सच हो गया। लेकिन मैं तो माँ जी से सर्दी में प्रेग्नेंट का नाटक करके काम करवा रही थी और ये क्या हो गया? बहू सुना ना तूने, माँ बनने वाली है और मैं दादी। लेकिन इससे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि कांता तुझ पर शक कर रही थी कि तू पेट से नहीं है, उसे भी अब पता लगेगा। मधु तो नाटक कर रही थी कि वो सर्दी में प्रेग्नेंट है और घर का कोई भी काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन मधु का ये नाटक अब हकीकत में बदल जाता है। चांदनी अपने माता पिता के जाने के बाद अपने चाचा जी वीर सिंह के साथ रहा करती। चांदनी के चाचा जी बहुत ही गुस्से वाले थे, जिसके चलते चांदनी उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। वो जो भी बोलते थे उसे चुपचाप मान लिया करती। एक दिन वो छत पर कपड़े धो रही थी कि तभी उसके बगल की छत से एक अशोक नाम का लड़का कूदकर उसकी छत पर आता है। तुम पागल हो क्या? जाओ यहाँ से। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो तूफान आ जाएगा, और अगर चाचा जी को पता चल गया तो मेरी मौत। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम्हें हाथ लगाए? अरे तुमसे पहले उसे ना मुझसे बात करनी होगी। ये फिल्मी डायलॉग किसी और को जाकर मारो, मुझे नहीं। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली हूँ। अगर ऐसी बात है तो बोल दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। क्यों बोल दूं? मुझे ये फालतू बातें नहीं करनी। तुम जाओ यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूँ मैं। वैसे भी अब 1 महीने के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाने वाला हूँ। अब तुम्हें कोई परेशान भी नहीं करेगा। कहाँ जा रहे हो तुम और कब आओगे? जब तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो आ जाऊंगा। अशोक और चांदनी एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि तभी वीर सिंह घर आता है और हॉल में बैठकर चांदनी को आवाज देने लगता है। चांदनी, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। चांदनी। जी चाचा जी, अभी आती हूँ। छत पर कपड़े धो रही हूँ। देखो चाचा जी आ गए हैं, वो कभी भी ऊपर आ सकते हैं। तुम जाओ जल्दी से। ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन पहले तुम ये बताओ, मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब भगवान के लिए तुम यहाँ से जाओ। आज तुम्हें कपड़े धोने में कुछ ज्यादा ही समय लग गया। कोई और भी था क्या तुम्हारे साथ छत पर?
ना ना नहीं चाचा जी, मैं तो अकेली ही हूँ छत पर, और धुल गए मेरे कपड़े। मैं तो अभी इन्हें धूप में डाल कर आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी आप चलिए, मैं आती हूँ। वीर सिंह वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद चांदनी भी नीचे आती है। जी चाचा जी कहिए, आपको क्या बात करनी थी? मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़का पसंद किया है। वो लोग तुम्हें कल देखने आने वाले हैं। तुम्हें जो भी तैयारी करनी है कर लेना और मेरे से पैसे ले लेना। चाचा जी शादी, वो भी इतनी जल्दी? मैं तो अभी पढ़ना चाहती हूँ। अभी तो मेरे कॉलेज का दूसरा ही साल चल रहा है। मुझे मेरी पढ़ाई भी तो पूरी करनी है। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी है, अपना फैसला सुनाया है। वीर सिंह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। चांदनी अपनी शादी की बात सुनकर रोने लगती है। तभी उसकी सहेली गीता का फोन आता है। चांदनी उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर गीता बोलती है, देख चांदनी, अभी भी समय है, तू एक बार अपने चाचा जी को अपने और अशोक के रिश्ते के बारे में बता दे। बेचारा कितने सालों से तेरा इंतजार कर रहा है। तुझे उसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। तू क्या चाहती है? जैसे शादी से प्यार के लिए तरस रही है, वैसे ही शादी के बाद भी तरसे। गीता, मेरे लिए मेरे चाचा जी की पगड़ी की शान से बढ़कर प्यारी कोई चीज नहीं है। मेरी खुशी भी नहीं। मैं उन्हें कैसे भी करके दुखी नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, तो फिर कर अपनी जिंदगी बर्बाद तू। मैं भी तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। गीता फोन रख देती है और चांदनी भी अपनी शादी को अपनी किस्मत समझकर चुपचाप बैठ जाती है। अगले दिन लड़के वाले उसके घर आते हैं और चांदनी सबके सामने अपनी पढ़ाई पूरी करने की बात रखती है, जिस पर लड़का अमित कहता है, बस इतनी सी बात, आप चिंता मत करिए, मैं आपका एडमिशन बेस्ट कॉलेज में करवाऊंगा। आप जितना चाहे पढ़ सकती हैं। जी ठीक है, फिर मुझे इस शादी से कोई परेशानी नहीं है। मतलब पहले आपको शादी से परेशानी थी? अगर हम आपको पढ़ाने से मना कर देते तो आप शादी नहीं करती? नहीं अमित बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारी जुबान हमारी पगड़ी से जुड़ी है और हम अपना सर कटवा सकते हैं, लेकिन अपनी पगड़ी की शान कम नहीं होने दे सकते। इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। वीर सिंह की बात सुनकर जहाँ एक तरफ लड़के वाले खुश थे, तो वहीं चांदनी दुखी थी। लेकिन अपने चाचा जी की पगड़ी की शान के चलते वो कुछ नहीं बोल पाती। समय बीतता है। चांदनी की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी। तभी घर लौटते समय अशोक की मुलाकात अमित से होती है, जो कि बीच रास्ते में दारू पीकर लड़कियां छेड़ रहा था। तभी वो उसके पास जाता है। ये क्या बदतमीजी है? इन दोनों लड़कियों को जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। क्यों, ये लड़की तुझे तेरी बहन लगती है क्या, जो इनके छेड़ने पे तुझे मिर्ची लग रही है? हाँ लगती है, यही समझो। इस तरह से लड़कियों को छेड़ना अपराध है। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अच्छा, तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तू अब पुलिस को बुलाएगा? हाँ हिम्मत है, अभी बुलाता हूँ। अशोक जैसे ही फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने लगता है, अमित अशोक के ऊपर डंडे से वार करता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ बिना बुलाए ही पुलिस आ जाती है। अमित पुलिस को देखकर अशोक को धक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वाले अशोक को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। थोड़ी देर बाद अशोक घर लौटता है और चांदनी के घर बहुत सारे मेहमानों को देखकर उसकी माँ कमला से पूछता है, माँ, चांदनी के घर में कुछ है क्या? इतने सारे मेहमान क्यों हैं? बेटा, हमारी चांदनी की शादी तय हो गई है, बस उसी की तैयारी चल रही है। माँ, आप ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या चांदनी ने शादी के लिए हाँ कही? बेटा, तू भी कैसी बात करता है? चांदनी ने हाँ ही की होगी, तभी तो शादी की तैयारी हो रही है। माँ, आप भी जानती हो कि अंकल जी कैसे हैं और वो कैसा बर्ताव करते हैं चांदनी के साथ। अरे आपको लगता है उन्होंने एक बार भी पूछा होगा उससे कि उसके मन में क्या है? बेटा, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन ये उसके घर का मामला है, हम कुछ नहीं कह सकते। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अशोक जैसे तैसे करके चांदनी से मिलने के लिए उसके घर जाता है और चांदनी उसे देखकर हैरान रह जाती है। प्यार मुझसे और शादी किसी और से? कभी तो अपने लिए सोच लिया करो। खुश रह पाओगी शादी के बाद तुम? नहीं रह पाऊंगी जानती हूँ, लेकिन मैं इस शादी से मना करके अपने चाचा जी की पगड़ी बीच समाज में नहीं उछाल सकती, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम उन्हें चाहे पिता ही क्यों ना मानो, लेकिन वो तुम्हें बेटी नहीं मानते। उन्होंने तुम्हें एक अनाथ समझ के पाला है, वरना तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते। ये लड़का कौन है? किसकी फोटो है ये? इसी के साथ मेरी शादी होने वाली है। नहीं नहीं नहीं,
ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये शराबी अय्याश है। मैं इसे आज ही मिलके आ रहा हूँ। बस करो अशोक, इस बार तुम्हारा झूठ काम नहीं आएगा। इस बार मेरी शादी कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे लिए मेरे चाचा जी की पगड़ी की शान ही सब कुछ है। देखो, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन इससे भी मत करो, ये सही नहीं है। माना मेरे चाचा जी मुझे कोई खास पसंद नहीं करते, लेकिन वो इतने बेकार लड़के से मेरी शादी नहीं करवाएंगे। ये लड़का उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही पसंद किया होगा। तुम्हें मेरी कसम है, तुम इस शादी को रोकने की कोशिश नहीं करोगे। चांदनी अशोक को अपनी कसम देकर कुछ भी करने से रोक लेती है। उन दोनों की बातें वीर सिंह दरवाजे के पास खड़ा सुन रहा था, लेकिन वो अपने फैसले पर कोई सोच विचार नहीं करता। शादी का दिन आ जाता है। चांदनी दुल्हन बनकर स्टेज पर जाने के लिए तैयार होती है। तभी वीर सिंह अमित को फोन पर बातें करता सुन लेता है। एक बार ये शादी हो जाए और मैं इसे लेकर देश से बाहर चला जाऊं, फिर पढ़ाई छोड़ो, ये घर से भी बाहर नहीं निकल पाएगी, सिर्फ घर का काम करेगी नौकरानी बनकर। मैं शादी करके बीवी नहीं, नौकरानी ला रहा हूँ, बाकी रहूंगा तो मैं तुम्हारे साथ ही। अमित की बातें सुनकर वीर सिंह को यकीन हो जाता है अशोक सच बोल रहा था, और वो बाहर जाकर सबके सामने कहता है, ये शादी नहीं हो सकती, आप सभी घर जा सकते हैं। आप ये क्या बोल रहे हो? वही जो सच है, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। तुमसे शादी करवा के अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। वीर सिंह अमित और उसके परिवार वालों को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है और शादी तोड़ देता है। साथ ही चांदनी से उसकी जबरदस्ती शादी करवाने के लिए माफी मांगता है। इस तरह से चांदनी की जिंदगी भी खराब होने से बच जाती है और उसके चाचा जी की पगड़ी पर भी कोई आंच नहीं आती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।